वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। आई एम पिंकी मलिक, लेक्चर इन इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम पीजीटी इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम जो कि 2023 में हुआ था मेवात कैडर का, उसके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो जो टोटल क्वेश्चंस होंगे इसमें वो 100 क्वेश्चन होंगे। तो इसकी कई सीरीज़ बनाएंगे। तो आज की सीरीज़ में हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैच द आइटम इन लिस्ट 1 विद द आइटम इन लिस्ट सेकंड। तो फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स था वो मार्शल द्वारा गिवन था। सेकंड है किंग डिमांड कर्व। किंग डिमांड कर्व है वो पॉल स्वीजी की हुई है। सी प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज वो डाल्टन का सिद्धांत है। लॉ ऑफ इनविजिबल हैंड है वो एडम स्मिथ का है। तो इस तरह जो सीक्वेंस होगी वो होगी कि जो ए है उसके लिए थर्ड होगा, बी के लिए ए होगा, सी के लिए फोर्थ होगा और डी के लिए 2 होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। हिंदी में अगर हम करें, हिंदी में अर्थशास्त्र का जो सिद्धांत है वो मोर्सल द्वारा गिवन है। किंग मांग कर्व है, वक्र है जो, वो पॉल स्वीजी द्वारा है। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत है वो डाल्टन द्वारा गिवन है। अदृश्य हाथ का नियम है वो एडम स्मिथ ने दिया था। तो इस तरह जो सीक्वेंस बनेगा ए का जो होगा वो थर्ड होना चाहिए। किंग डिमांड कर्व है, किंग मांग वक्र है वो पॉल स्वीजी का, यानी कि बी का ए होना चाहिए। अधिकतम सामाजिक जो लाभ है वो डाल्टन का है तो सी का 4 होगा। अदृश्य हाथ का नियम है वो ए होगा। तो जो ऑप्शन ए है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड। Question number second, the degree of monopoly power as defined by Rothschild is based on supernormal profit, price cross elasticity of demand, slope of demand curve of a firm and industry, price elasticity of demand। ई क्वेश्चन नोट अटेम्प्ट। तो जो रोथरचाइल्ड है उन्होंने एकाधिकार की किस डिग्री पर आधारित थी, एकाधिकार शक्ति की डिग्री किस पर आधारित थी? तो ऑप्शन थे सुपर सामान्य लाभ, मांग की कीमत क्रॉस लोच, एक फर्म और उद्योग के मांग वक्र का ढलान, मांग की कीमत लोच। तो सही आंसर होगा वो सी होगा, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व ऑफ ए फर्म एंड इंडस्ट्री। एक फर्म और उद्योग का मांग वक्र का जो ढलान है वो डिग्री डिसाइड करता है मोनोपोली पावर की, एज डिफाइंड बाय रोथरचाइल्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड। As a result of a fall in the price, total expenditure on the commodity decrease, the coefficient of elasticity will be। कीमत में गिरावट के फलस्वरूप वस्तु का क्रय वह जो कुल व्यय है वो घटता है तो लोच का गुणांक क्या होगा? ऑप्शन है इक्वल 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल 0। और जो ई है क्वेश्चन नोट अटैम्प्ट, यानी कि आप करना नहीं चाहते तो आपको 4 में से कोई एक आंसर फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं जो कुल व्यय विधि होती है, टोटल एक्सपेंडिचर होता है, उसमें अगर प्राइस के बढ़ जाने से कुल व्यय बढ़ता है, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है, तथा प्राइस के कम होने से जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो घटता है, यानी कि पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। तो उस समय जो इलास्टिसिटी होती है वो लेस देन 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मार्जिनलिटी ऑफ एक्स डिवाइड पी एक्स, यानी कि मार्जिनलिटी ऑफ एक्स वस्तु डिवाइड में प्राइस ऑफ एक्स वस्तु इक्वल है मार्जिनलिटी ऑफ वाई डिवाइड पी वाई, यानी कि वाई गुड्स की जो मार्जिनलिटी है अगर उसको हम प्राइस से डिवाइड करते हैं, दोनों में इक्वालिटी है, तो क्या सिग्निफाई कर रहा है? द कमोडिटी ऑफ एक्स गिव्स मोर सेटिस्फेक्शन देन कमोडिटी वाई, commodity Y give more satisfaction than commodity X, satisfaction derived by commodity X and commodity Y are equal, utility derived by both purchased commodity are not equal to one another। तो जो सही आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि जो मार्जिनलिटी है एक्स वस्तु की और वाई वस्तु की दोनों इक्वल है, तो जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है एक्स वस्तु का, एक्स कमोडिटी का और वाई कमोडिटी का, तो वो इक्वल होगा। हिंदी में अगर हम करें तो वस्तु x और y से जो संतुष्टि मिलेगी वो बराबर होगी। मार्जिनलिटी x डिवाइड पी एक्स इक्वल मार्जिनलिटी y
डिवाइड पी वाई दर्शाता है कि वस्तु एक्स और वस्तु वाई से जो संतुष्टि मिलेगी वो बराबर होगी, तो जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, if subsidy of rupees 2 per unit is granted to the producer of a product which has a perfectly inelastic demand, then the net effect will be, यदि एक उत्पाद के उत्पादकों को 2 रुपये प्रति इकाई की सब्सिडी दी जाती है तो जिनकी मांग पूर्णतः बेरोजगार है, तो शुद्ध प्रभाव क्या होगा। यानी कि डिमांड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है और सब्सिडी दी जा रही है, तो उससे क्या होगा, तो उससे जो प्राइस है वो रिड्यूस होगा और वो इक्वल टू ही होगा, क्योंकि डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, डिमांड है वो पूर्णतः बेरोजगार है। तो जैसे हम सब्सिडी देते हैं तो उस वस्तु का प्राइस है वो घट जाता है, जिसकी वजह से 2 रुपये की सब्सिडी गिवन है तो जो प्राइस है वो भी घट जाएगा। तो प्राइस घट कर भी, क्योंकि जो सब्सिडी है आर्थिक सहायता दी जा रही है तो इससे प्रोड्यूसर है उसको फ़ायदा होगा, लेकिन जो कंज्यूमर है उसकी डिमांड को नहीं बढ़ा रहा है, इसलिए जो कीमत है उपभोक्ता के लिए वो कम हो जाएगी। तो टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट टू कंज्यूमर बाई 2 रुपीज़, तो जो उपभोक्ता के लिए जो उत्पाद का मूल्य है उसमें 2 रुपये की कमी आ जाएगी, तो आंसर ए होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज इंटरेस्ट इन इलास्टिक इनकम ओरिएंटल इंटरेस्ट इन इलास्टिक सेविंग ओरिएंटेड। जो मुद्रा की सट्टा मांग है वो बेरोजगार होती है या आय उन्मुख होती है, ब्याज लोजदार है या बचत उन्मुख है। तो जो हमारी सट्टा मांग होती है वो ब्याज से डिसाइडेड होती है, यानी कि इंटरेस्ट इलास्टिसिटी होती है, तो जो आंसर होगा वो सी सही होगा। जबकि जो हमारी ट्रांजैक्शन डिमांड है और प्रिकॉशनरी डिमांड है वो इनकम से रिलेटेड होती है, ओरिएंटल होती है इनकम से, जबकि जो स्पेकुलेटिव डिमांड है वो हमारी इंटरेस्ट इलास्टिसिटी होती है, तो जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इफ MPC इक्वल 0.6 देन द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई विल बी। यदि MPC 0.6 है तो गुणक क्या होगा। हम जानते हैं जो गुणक है जिसको हम के से डिनोट करते हैं वो होता है 1/1 माइनस MPC। तो MPC की वैल्यू दे रखी है, तो 1/1 माइनस 0.6, तो 1 में से 0.6 माइनस करेंगे तो 0.4 होगा, और पॉइंट हटाने के लिए 10 ऊपर चला जाएगा तो 10/4 करेंगे, तो जो आंसर होगा वो होगा 2.5। तो जो आंसर होगा वो सी सही होगा 2.5। क्वेश्चन नंबर 8, फिलिंग द ब्लैंक्स इंक्लूड टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द कंट्री टुगेदर विद इट्स इनकम रिसीव फ्रॉम अदर कंट्री लेस इनकम पेड टू अदर कंट्री। ऑप्शन है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो यदि देश के भीतर उत्पादित वस्तु और सेवा का कुल मूल्य शामिल है, यानी कि जोड़ लिया गया है वस्तु और सेवा के मूल्य को, साथ में अन्य देशों से प्राप्त आय में से अन्य देशों के भुगतान की आय को घटाकर भी जोड़ लिया गया है, तो फिर उसको क्या बोलेंगे। तो जब एक देश के अंदर जितनी भी वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है उनको जोड़ दिया जाता है तो हमारा वो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। उसमें जब हम अन्य देशों से प्राप्त जो आय है उसको भी ऐड कर देते हैं, नेट फैक्टर इनकम को जब हम ऐड कर देते हैं तो वो हमारी सकल राष्ट्रीय आय कहलाती है। तो जो आंसर होगा वो बी सही होगा, ग्रोस नेशनल इनकम। नेट तब होगा जब आप इसमें से मूल्यह्रास को माइनस कर दोगे, तो जो सही आंसर है वो बी है, ग्रोस नेशनल इनकम, क्योंकि इसमें से मूल्यह्रास है वो निकाला नहीं गया है, मूल्यह्रास इसमें शामिल है। वस्तु और सेवा को आप जब जोड़ते हो तो उसमें मूल्यह्रास शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। देयर इज intervention by the government, buyer are the price maker, there is no transportation cost, ट्रांसपोर्ट की कोई भी कॉस्ट नहीं होती, ऑल द प्रोडक्ट आर सोल्ड एट द डिफरेंट प्राइस। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के मामले निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सरकार का दखल है, खरीदार कीमत निर्धारक है, कोई परिवहन लागत नहीं है, सभी उत्पादकों को अलग अलग कीमतों पर बेचा जाता है। तो हमें बताना है कौन सा ट्रू है। तो सबसे पहले जो सरकार का दखल है वो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में नहीं होता, जो भी
गुड्स एंड सर्विस की जो डिमांड और सप्लाई होती है वही प्राइस को डिटरमाइन करती हैं। तो कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता है गवर्नमेंट का, तो ये गलत है। बायर आर द प्राइस मेकर, ये भी रोंग है, क्योंकि जो प्राइस है वो डिमांड और सप्लाई के द्वारा निर्धारित किया जाता है, डिसाइड किया जाता है, तो ये भी रोंग है। देयर इज़ नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये सही है कि क्योंकि जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें कोई भी परिवहन लागत नहीं होती, वस्तुएं समरूप होती हैं और जो कीमत है वो डिमांड और सप्लाई द्वारा डिसाइड की जाती है। तो जो सही आंसर होगा वो सी होगा। डी अगर हम देखें ऑप्शन, ऑल द प्रोडक्ट आर सोल्ड एट डिफरेंट प्राइस, तो ये भी रोंग है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट है वो समरूप होता है और वो उनकी जो कीमत है वो समान कीमत पर बेचे जाते हैं। तो डिफरेंट प्राइस पे तो हम मोनोपोली में बेचते हैं। तो जो सही आंसर होगा वो सी होगा कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कोई परिवहन लागत नहीं होती, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं होती। ये क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? बैंकिंग फैसिलिटीज टू द गवर्नमेंट, बैंकिंग फैसिलिटीज टू पब्लिक, लैंडिंग टू द गवर्नमेंट, लैंडिंग टू द कमर्शियल बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? सरकार को बैंकिंग सुविधा देना, जनता को बैंकिंग सुविधा देना, सरकार को ऋण देना, वाणिज्य बैंकों को ऋण देना। तो जो केंद्रीय बैंक होता है, रिजर्व बैंक है, वो बैंकों का बैंक है, यानी कि वाणिज्य बैंकों को तो ऋण देता है, सरकार को भी ऋण देता है और सरकार को बैंकिंग सुविधा देता है, लेकिन ये जनता के साथ सीधा कोई लेन देन नहीं करता है। तो जो बी आंसर होगा वो सही होगा। क्वेश्चन पूछ रखा है रिजर्व बैंक कौन सा कार्य नहीं करता, तो जो रिजर्व बैंक है वो पब्लिक के साथ डील नहीं करता, जबकि बैंक और गवर्नमेंट के साथ डील करता है। तो जो सही आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, द एक्सेलेट थ्योरी ऑफ investment relate the current rate of investment to change in the level of output, current level of output, short term rate of interest, long term rate of interest। निवेश का त्वरक सिद्धांत निवेश की चालू दर से संबंधित करता है, उत्पादन के स्तर में परिवर्तन को, उत्पादन के चालू स्तर को, अल्पकालीन ब्याज दर को, लंबी अवधि के ब्याज को। तो जो त्वरक सिद्धांत है, जो हमारी एक्सीलेटर थ्योरी है, वो डिपेंड करती है इन्वेस्टमेंट पर और इनकम पर। तो जो चेंज इन टोटल आउटपुट में जो चेंज हो रहा है इन्वेस्टमेंट की वजह से, वो हमारा एक्सीलेटर के साथ कोरिलेट है। जैसे हम अगर बात करें गुणक की, तो गुणक हमें बताता है कि चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट की चेंज होने से इनकम में कितना चेंज हुआ। लेकिन जो एक्सीलेटर है वो हमें बताता है कि आउटपुट में चेंज होने से इन्वेस्टमेंट में क्या चेंज होगा। तो जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12, assuming that the demand curve for the commodity is downward sloping straight line, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यह मानते हुए कि किसी वस्तु का मांग वक्र नीचे की ओर झुकी सीधी रेखा है, तो मांग की कीमत लोच क्या होगी? तो अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा तो जो कीमत है डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप का है, तो जो इलास्टिसिटी है वो जितना नीचे की तरफ होगी उतनी ही कम होगी। तो बी आंसर होगा वो सही होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।